पिछला दिन आप थ्योरी डाले थे गै-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम। गै-लुसेक ने इसको 1808 ईस्वी में दिया और इस नियम के अनुसार जो ये हेरिंग आप डाले हुए थे ना, हेरिंग नहीं डाले तो डाल दीजिए। तो और इसका स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि स्थिर ताप तथा स्थिर दाब, यानी दो चीज को कांस्टेंट कर देना है। किस किस चीज को? टेम्परेचर को और प्रेशर को। स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं, एक्चुअल में ये गैस से संबंधित नियम है। गैस के लिए कहा गया कि जब आप ताप को स्थिर कर देते हैं और दाब को स्थिर कर देते हैं, तो जब दो गैसें संयुक्त होती हैं या बनती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। सरल अनुपात में होते हैं का मतलब यहां भी वो 1:3.5 या 1:2.5 इस टाइप का कभी नहीं आएगा। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। स्टेटमेंट लिखा हुआ। आज लास्ट क्लास है इसका, कल से स्टार्ट होगा मूल कंसेप्ट। कल से या सोमवार से देखते हैं। आज फ्राइडे है ना, कल टेस्ट दीजिए आप लोग। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कुछ लिखना नहीं, एक का ए, दो का बी, सी। हाँ, कुछ चीज एकदम शुरू से, बेसिक से, क्वांटम नंबर से भी बेसिक से। अच्छा, जिसको जो लोग लेट से आए हैं वो लोग भी दीजिए, टेस्ट दे दीजिए। नंबर कम ही ना आएगा, क्या बिगड़ जाएगा कम नंबर आएगा तो। यहाँ कौन सा आईएएस का एग्जाम है जो फेल ही हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। पर ये भी तो पता चले कि बेसिकली आप कितना स्ट्रांग हुए हैं या कितना जाने हैं। नहीं, आपको लगता है कि टेस्ट नहीं लेना चाहिए तो हम रोक देंगे, नहीं लेंगे टेस्ट। क्या ये यहाँ तक आप लिख चुके? ये रिएक्शन मत लिखना, बस स्टेटमेंट लिखना है। रिएक्शन लिख दिए तो काटिएगा मत। आप ये लिख चुके हैं। आइए देखिए इसको, रिएक्शन देखिए इसका। देखो, ये हाइड्रोजन गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है। और ये जब रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन करके H2O का निर्माण करता है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। पहले आप ये बताइए कि क्या ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है? नहीं, तो इसको संतुलित कर दीजिए। यहाँ दो करते हैं, यहाँ दो कीजिए। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि ये संतुलित हो गया है। क्या ये संतुलित आपको दिख रहा है या नहीं? अभी ये संतुलित है, सुनिएगा आप ध्यान से। आपको क्या करना है, ये भी एक गैस है और ये भी एक गैस है। आपको ये रिएक्शन कराना है कहाँ, कब, किस कंडीशन में? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है? इस कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर का पहले मतलब समझिए। जैसे एक बर्तन में आप लिए कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। दूसरे बर्तन में आप कौन सा गैस लिए? ऑक्सीजन गैस। तो कंडीशन आपको ये देना है कि हाइड्रोजन का जो टेम्परेचर हो वही टेम्परेचर ऑक्सीजन का हो। हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर हो वही प्रेशर ऑक्सीजन गैस का हो, तब ना दोनों का कांस्टेंट हुआ ये चीज। ऐसे ही आप इस दोनों को मिलाइएगा तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा? H2O। ऐसी स्थिति में ये कहता है, ये लॉ कहता है कि जब, अच्छा एक बात बताओ, इस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना?
इस गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। मान लीजिए कि आप ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम 500 ml लेते हैं, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना ml लिए? 500 ml। तो इस रिएक्शन को यदि पूर्ण रूप से आप खत्म करवाना चाहते हैं तो आपको इसका वॉल्यूम लेना पड़ेगा 1000 ml, इसका ठीक दुगुना। काहे कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है? 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है। तो जितना वॉल्यूम आप इसका लेंगे उसका दुगुना नहीं लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब आप रेशियो निकालिएगा किसका, दोनों गैस के आयतन का, तो बताइए, तो वॉल्यूम वॉल्यूम का रेशियो जब निकालिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा? 1000/500। बताइए ये दोनों अनुपात एक आएगा कि नहीं आएगा? तो ये हमेशा आएगा होल नंबर में, एक सिंपल रेशियो आपको देगा जिस तरह से अभी दिया है। कभी भी आपको ये 2:1.5 ऐसा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम रेशियो जो हमको मिल रहा है वो 2:1 का मिल रहा है, और यही तो ये कहता है नियम। हो गया लिखा हुआ। दूसरा देखिए यहाँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। N2H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? NH3 बनाया। एक चीज देखो, तुम अभी एक चीज नहीं समझ पाओगे इसमें। इसका कितना ml लिया गया? इसका कितना ml लिया गया? 300। दोनों मिलके बना कितना ml है? रिएक्टेंट में कितना ml था कुल मिला के? 400 ml। प्रोडक्ट कितना ml बना? आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, ऐसा लग रहा है। ये गलत नहीं है। आप इससे पहले हैं मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण। आप ये पढ़े हैं कि जितना रिएक्टेंट खर्च होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। ये द्रव्यमान के मामले में, आयतन के मामले में ये बात नहीं होती है। वो आयतन का संरक्षण नहीं होता है, द्रव्यमान का संरक्षण होता है। अभी आपको सच में ये समझ में नहीं आएगा कि ये 200 ml कैसे बनेगा। इसके लिए आपको गैसेस स्टेट पढ़ना पड़ेगा, उसका कुछ रूल रेगुलेशन पढ़ना पड़ेगा, या स्टेचियोमेट्री पढ़नी पड़ेगी जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप ये 200 ml आपको लिखने का मन है लिख दीजिए, नहीं लिखने का मन है मत लिखिए। हमको अभी इससे कोई मतलब भी नहीं है, हमको मतलब इधर से है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, देखो तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है कि नहीं? इसका यदि तुम 100 ml लोगे ना तो इसका तुमको 300 ml लेना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट रिएक्शन करेगा। और एक बार फिर से जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 100/300 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:3। एक बार फिर से ये सिंपल रेशियो में नहीं आ जाएगा? यही ये नियम कहता है। अब आप इस नियम को थोड़ा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बोला है क्या वही बातें वहां हो रही हैं। स्थिर ताप तथा स्थिर दाब पर जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होते हैं या बनती हैं तो उसके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। आया सरल अनुपात हर बार? तो आप इस एग्जाम्पल को भी लिख दीजिए, तो लिखिए N2+3H2 रिएक्शन करके बनाता है 2NH3। इसका यदि आप 100 ml लेते हैं तो इसका आपको लेना पड़ेगा 300 ml। अब आप कहिएगा कि सर हम 300 ml नहीं लेना चाहते, हम लेंगे 350 ml। तो हम तुमको कहेंगे कि 350 ml पूर्ण तरह से रिएक्शन नहीं करेगा। फिर तुम पूछोगे कि कैसे नहीं करेगा, तो वो बात या तो अभी तुम बढ़िया तरह से नहीं समझ सकते हो या फिर एकदम नहीं समझ सकते हो। इसका कारण ये है कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है? 3 के साथ। तो इसका 100 ml इसके कितने के साथ रिएक्शन करेगा? 300 के साथ। तो ये कितना, क्या रेशियो दे देगा बताओ? ये दे देगा 1:3। यह भी एक सिंपल रेशियो है, सरल अनुपात। आगे बढ़े, देखिए पांचवा नियम। पांचवा नियम एक लाइन का नियम है और इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। अभी लिखना मत, अभी सुनना। ये एवोगाड्रोज लॉ है, एवोगाड्रो का नियम। इन्होंने क्या नियम दिया? ये 1811 ईस्वी में इन्होंने भी नियम दिया
इन्होंने कहा कि समान ताप तथा समान दाब, यानी समान ताप तथा दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, नहीं कहा, होनी चाहिए ये कहा। तो आगे के साइंटिस्ट ने पूछा कि साबित कीजिए। तो साबित करने के लिए गए, लेकिन साबित हो नहीं पाया उनसे, वो बेचारे गुजर गए। इसको साबित बाद में किया गया, जब आप गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो वहां पर आप लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो उससे ये बात साबित भी हो जाती है। तो इस नियम में हम आगे देखो कुछ नहीं लिखे, सीधे सीधे छठा नियम पर चले आए हैं, क्योंकि पचमा जो नियम दिया गया ये स्पष्ट बोला ही नहीं गया कि क्या था। उन्होंने कहा होना चाहिए, उन्होंने जब कहा होना चाहिए तो हमने मान लिया कि होना चाहिए। इसका कोई प्रूफ अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका प्रूफ नहीं है, इसका प्रूफ है। जब आप गैसियस स्टेट पढ़ोगे, गैस लॉ पढ़ोगे, तो आगे आपको ये सब बात समझाया जाएगा कि कैसे बराबर होता है। अभी तो फिलहाल एक लाइन लिख के छोड़ देना पड़ेगा कि समान ताप तथा समान ताप पर गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बात समझिए, ये इन्होंने किस चीज के समान होने की बात कही, थोड़ा इसको समझिए। अच्छा एक काम कीजिए, पहले लिख लीजिए, फिर संतुष्टि होगा आपको पढ़ने में, लगेगा कि हम एकदम संतुष्ट हुए हैं, लिख लिए कॉपी पर, अब मथा में जा रहा है बड़ा बढ़िया। क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप मेंटली स्थिर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आदत लिखने वाला जो पकड़े हुए हैं। बढ़िया से उतारो अक्षर बना के। इलेवेंथ का एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई शायद शुरू हो गया है। कब से स्टार्ट है ना? आप लोग अप्लाई सब कर दिए? जो भी लोग अप्लाई नहीं किए हैं तुरंत अप्लाई कीजिए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि फिर एडमिशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है यदि आपको नंबर कम होगा तब। ज़्यादा होगा तो आप जहाँ चाहेंगे आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन नंबर यदि कम होगा तो या तो एडमिशन नहीं होगा और नहीं तो मुश्किल से होगा। तो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका लिस्ट पहले पे आ जाए, या आप पीछे ना रहें। ऑप्शन में मैं बहुत सारा ऑप्शन दिए हैं ना कॉलेज का। अच्छा एक और चीज़, ऑप्शन जो दीजिएगा, चूंकि आप बेगूसराय में रह के पढ़ते हैं तो लोकल बेगूसराय के किसी कॉलेज का ऑप्शन दीजिए। आप लोग पढ़ते हैं बेगूसराय में, ऑप्शन दे देते हैं गांव वाले कॉलेज का, गांव वाले स्कूल का। ये गलत करते हैं, काहे कि आपकी पढ़ाई बार बार तब डिस्टर्ब होती है। नहीं डिस्टर्ब नहीं, तुमको तो लगेगा कि इसी बहाने गाँव घूम आएंगे। तो ये सब आदत यदि है तब इसको छोड़िए। अभी 11th में मौज मस्ती करने में मजा आएगा, 12th में बहुत दिक्कत होगा आपको। सुनिए अब ये नियम क्या कहता है, इस नियम को समझिए। देखो इधर, अरे ए लड़का रे, पीछे घूम के बतिया रहा है। मान लो इस बर्तन में हाइड्रोजन गैस और एक दूसरा बर्तन में नाइट्रोजन गैस, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का अणु उपस्थित होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन का अणु उपस्थित होगा। करोड़ों अणु यहाँ पर यदि गैस रखा हुआ है तो करोड़ों अणु हाइड्रोजन का इसमें होगा और करोड़ों अणु इसमें नाइट्रोजन का होगा। यदि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर समान हो, यदि इसका प्रेशर और इसका प्रेशर समान हो, ठीक है, और यदि इसका आयतन और इसका आयतन भी समान हो, मतलब कितना चीज कांस्टेंट हो, तीन चीज। देखिए, समान ताप तथा समान दाब पर गैसों के समान आयतनों में कितना चीज कांस्टेंट गया, तीन चीज। अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, मतलब टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम यदि सारा का सारा इस दोनों में कांस्टेंट हो, तो यदि इसमें 1 करोड़ अणु हाइड्रोजन हाइड्रोजन का होगा तो निश्चित है कि उसमें 1 करोड़ अणु नाइट्रोजन का होगा। उससे ना ज्यादा हो सकता है ना कम। एवोगाड्रो ने यही कहा कि अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन पूछा कि कैसे समान होगा, तो इसका कोई प्रूफ उन्होंने नहीं दिया। इसीलिए इसके आगे हम यहाँ पर तो कुछ बात नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आगे चल के आपको ये बस बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि ऐसा काहे हुआ। तो फिलहाल अब आप छठा और लास्ट नियम हीरिंग डालेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये थोड़ा भारी है,
इसका स्टेटमेंट तुम यदि लिख लो तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया। जब तक तुम इसका एग्जाम्पल नहीं समझोगे प्रॉपर नहीं समझ में आता है कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। हेडिंग डालिए, स्टेटमेंट लिखिए। इसका स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट से कुछ समझ में आपको आएगा नहीं अभी, लेकिन पहले स्टेटमेंट आप लिखिए। हम इसको एग्जाम्पल पर समझाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ाएंगे, तब समझ में आएगा। जल्दी ही आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा न्यूमेरिकल का, जो आगे स्टार्ट होगा टॉपिक, उसमें खाली न्यूमेरिकल ही है ही। उसमें क्या, अब आगे बहुत न्यूमेरिकल से दर्शन होना है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री में खास करके। तो अभी तक तो खाली उतार के काम चल जाता था, अब आपको अपने दिमाग से भी लिखना पड़ेगा। अभी तक सिर्फ लिखा हुआ चीज़ों को आप लिखते थे, और इस 1 डेढ़ महीना में काफ़ी मेंटली आप स्ट्रांग हुए होंगे यदि आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। उम्मीद करते हैं अब आपको जोड़ घटाव गुना भाग भी आता होगा, पहले नहीं आता था। नहीं, हे सर मत बोलिए, नहीं आता था। आता तो काहे हम वो साइंटिफिक नोटेशन बताते। देखो ये नियम कहता है कि जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा, दो अलग अलग तत्व लीजिए और उसकी भिन्न भिन्न मात्रा लीजिए, जो किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है। ये दोनों तत्व किसी तीसरा तत्व से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन निश्चित मात्रा से, मतलब तीसरा तत्व का निश्चित मात्रा इस दोनों के अलग अलग मात्रा के साथ रिएक्शन करता है। तो पहले वाले दोनों तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राओं का अनुपात या तो वही रहता है या उन भारों के सरल अपवर्त होता है, जिसमें वे दोनों तत्व आपस में संयोग करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। ये नीचे वाला 2-3 लाइन आपको कुछ बुझे भी नहीं किया होगा क्या लिखा हुआ है। तो आप इसको समझने के लिए आप कुछ एग्जाम्पल, अभी आप कुछ मत लिखना, क्योंकि टॉपिक ये थोड़ा अल्टर है, भारी है ये। देखो, हम एक तत्व लेते हैं कार्बन, एक तत्व लेते हैं ऑक्सीजन, और एक तत्व लेते हैं हाइड्रोजन। कितना तत्व लिए हैं? 3 तत्व। 3 तत्व में कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, पहले हम थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं। एक बात बताओ, लिखना कुछ भी मत, खाली देखो भी बस, काहे कि इतने लिखोगे खत्म हो जाएगा आज का क्लास।
तो इसे भी टाइम काफी बच जाएगा, समझना है अभी। बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन यदि आपस में रिएक्शन करे तो ये CH4 का निर्माण करेगा। CH4 को ही ना हम लोग मीथेन कहते हैं। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यदि आपस में रिएक्शन करे तो ये H2O का निर्माण करेगा। यही क्या है, वाटर। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। इसको मान लीजिए पहला तत्व और इसको मान लीजिए दूसरा तत्व। इस दोनों की अलग अलग मात्रा एक तीसरे तत्व के साथ रिएक्शन कर रही है। तीसरा तत्व कौन है, हाइड्रोजन। अब हम कुछ और बात लिखते हैं, अब मात्रा पर अब थोड़ा हम काम करते हैं। देखिए इधर, कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, बोलिए। 12। कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का एक, तो 4 हाइड्रोजन का 4। तो यहां पर बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन के मास का जो अनुपात है वो 12:4 है। यदि सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3:1 आएगा। सिंप्लीफाई बाद में कर लेंगे, थोड़ा और कुछ काम कर लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1, तो 2 का 2, और ऑक्सीजन का 16। तो बताओ ये दोनों पास 16 आएगा। अब सुनो, हमने कहा अभी कि जब दो अलग अलग तत्वों की अलग अलग मात्रा, भिन्न भिन्न मात्रा तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ रिएक्शन करता है। अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहां पर हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन की मात्रा तो बदल गई ना। तो हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन की मात्रा बदले नहीं, हाइड्रोजन की मात्रा फिक्स रहे। तो आप एक काम कीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करेंगे तो दोनों का रेशियो समान रूप से ना बढ़ेगा। अब हाँ या ना, तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4:32। अब आपको ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन 12 ग्राम कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। तो बताइए, हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी 4 ग्राम और इसमें भी 4 ग्राम। तो बताइए तीसरा तत्व का भार निश्चित हुआ कि नहीं, 4-4। और यहाँ पर कार्बन का भार 12 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का भार 32 है। अब आप क्या कीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल, सॉरी, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लीजिए। तो बताइए, इस भार से यदि हम इस दोनों को देखकर यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें, मास का अनुपात, जो हाइड्रोजन के 4 ग्राम से रिएक्शन करके बनाया है, तो बताओ कार्बन कार्बन का कितना ग्राम 4 ग्राम के साथ जुड़ा है, 12। तो ये हो जाएगा 12 अनुपात, ये 4 कितना से 32। तो बताओ यही ना आ रहा है। तो अब ये नियम आगे कहता है कि यदि ये दोनों तत्व आपस में रिएक्शन करे तो उसके भार का अनुपात निश्चित रूप से या तो इस अनुपात के बराबर होगा या इसी का अपवर्त्य होगा। मतलब 16:32 हो सकता, मतलब 12:32 हो सकता है, 12:64 हो, मतलब इसी का अपवर्त होगा, इसी का गुणनफल होगा। जैसे आप देखिए, जरा बताइए, तो कार्बन और ऑक्सीजन यदि रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, हाँ या ना। कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूना, देखिए तो एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है। आई बात समझ में। अब कोई कहेगा कि सर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना ही सकता है। अभी देखिए पहली बार आया था, ये भी 12:32 था, और आया भी कितना, तो बताओ एग्जैक्ट बराबर हो गया जब CO2 बना तब। लेकिन मान लो सी और ओ से तुम सी और ओ की वजह से तुम CO2 ना बनाकर TO बना दो, तो क्या होगा बताओ, 12:16। बताइए इसी का अपवर्त है ये 16, 16 दूना 32, आगे आपको 64 भी मिलेगा, मिल सकता है। हालांकि अब कार्बन ऑक्सीजन में कोई तीसरा तत्व तो बनता नहीं है, तो या तो उसका सरल अपवर्त है या उसके बराबर है। जनरली CO2 पर समझना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम यहाँ पर CO2 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं 12:। अब इस नियम के द्वारा लिखे गए हर एक बात को आप देखिए और इस एग्जाम्पल से उसको मिलाकर समझिए, आपको हर बात समझ में आ जाएगी।
ये नियम कहाँ क्या कह रहा है, हम सबको एक एक करके तोड़ के समझाते हैं। जब दो तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, दो तत्व में पहला तत्व है कार्बन, दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। कार्बन की भिन्न दोनों तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा, कार्बन का मात्रा है 12 और ऑक्सीजन का मात्रा है 32। समझ में आया कि 32 कैसे हुआ? भिन्न भिन्न मात्राएं जो किसी तीसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा से संयोग करती है। यहां पर तीसरा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की निश्चित मात्रा यहां भी कितना? 4। और यहां भी कितना? 4। ये 4 किए थे तब नहीं ये 32 हुआ था निश्चित। तो बताइए, तीसरा तत्व के एक निश्चित मात्रा के साथ अभिक्रिया किया, उसके बाद बोलता है कि तो पहले वाले दोनों तत्व यानी कार्बन और ऑक्सीजन के भिन्न भिन्न मात्राओं का अनुपात, तो दोनों का अनुपात निकाले हम। कार्बन और ऑक्सीजन का मात्रा एक का 12 आया था, एक का 32 आया था, तो 12/32 ना आया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो कट कुट के और कुछ आएगा, सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिला लीजिए आप वहां। तो ये कितना आया? 12/32। भिन्न भिन्न मात्राओं का अनुपात या तो वही रहता है, आप देखे थे कार्बन डाइऑक्साइड में सेम न था, या तो वही रहता है या उन भारों का सरल अपवर्त्य होता है जिसमें वे दोनों तत्व आपस में संयोग करके कोई यौगिक का निर्माण करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन वे दोनों तत्व हैं जो आपस में संयोग करके तीसरे यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें अनुपात या तो एग्जैक्ट बराबर 16/32 आया, नहीं तो अपवर्त आ गया कितना? 16, ये 12/16 आया ना। अब समझ में आया कि ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट खाली लिख लोगे तो समझ में नहीं आएगा, इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आती है। वो भी तब समझ में आएगा जब समझाने वाले थोड़ा ठीक हो, नहीं तो ये रूल नहीं जल्दी समझ में आता है। अच्छा, अभी आप कितनों बढ़िया से समझ गए ना, 10 दिन के बाद फिर आप भूल जाइएगा इसको। ये एक ऐसा बात है जिसको आप फिर दिमाग से निकल जाएगा, तो रिवाइज करते रहिएगा। कभी आपको कंफ्यूजन हो तो हमसे बात कर लीजिएगा। लिख लीजिए इसको। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लीजिए। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समाप्त हुआ। देखो, यही चीज समझाया हुआ है किस पर? कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन पर। ये एग्जांपल पूरा किए क्या? उसको भी लिख के समझाएं क्या? कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन वाला केस। देखो, एक तरफ ले लो कार्बन, एक तरफ ले लो सल्फर और एक तरफ ले लो ऑक्सीजन। अब ये काम तुम करो, तुम हेल्प करो हमारी, तुम जो कहोगे हम लिखेंगे, जो जो पूछते हैं उसका जवाब दो। कार्बन ऑक्सीजन आपस में मिलेगा, क्या बनाएगा? बहुत अच्छा। सल्फर और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा, मिलेगा क्या बनाएगा? SO2। और सी और सल्फर, मतलब कार्बन और सल्फर मिलेगा, ये बनाएगा CH2। ठीक है, इसको पहला, इसको दूसरा तत्व मान लो, और ये हो गया तुम्हारा तीसरा तत्व। सबसे पहले तीसरा तत्व का द्रव्यमान स्थिर करो। स्थिर करोगे क्या? यहाँ स्थिर है, कैसे? ऑक्सीजन यहाँ भी 2 एटम है, ऑक्सीजन वहां भी 2 एटम है, तो बताइए स्थिर हुआ कि नहीं हुआ? अनुपात निकालिए तो द्रव्यमान का, यहाँ आ जाएगा 12 अनुपात, यदि हम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालें यहाँ तो क्या आ जाएगा? 12/32। यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात निकालेंगे तो यह आएगा 32/32। आएगा कि नहीं? अब बताइए, कार्बन का 12, सल्फर का 12, दो अलग अलग तत्व, दोनों की मात्रा अलग अलग। तीसरा तत्व ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ भी 32, ऑक्सीजन वहां भी 32,
तीसरा तत्व का भार निश्चित हुआ कि नहीं। यहां पर अब आप निकाल लीजिए किसका किसका अनुपात, कार्बन और सल्फर का अनुपात। कार्बन और सल्फर का अनुपात क्या रहा है, कार्बन का 12 और सल्फर का 32। अब आप दोनों के साथ केमिकल रिएक्शन कराइए, तो कार्बन का आएगा 12, सल्फर तो सल्फर का होता है 32, 32 दूना 64। तो बताइए ये सरल अपवर्तन आ गया, तो क्या फर्क पड़ता है, वो या तो एग्जैक्ट बराबर होगा नहीं तो उसका सरल अपवर्त होगा। 32 दूना 64, समझे। तो इस तरह से ये टॉपिक हाँ, नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लिख लीजिए इसको भी। तो अलग अलग एग्जाम्पल रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या बोला गया था। अच्छा, कॉपी किताब मोड़ लिए, टॉपिक का नाम कौन लिखेगा, हम। चलो लिखो, कॉपी निकालो अब। अब मोल संकल्पना हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोल के बारे में कुछ जरूरी बात आपको बताते हैं। पहले हम आपको ये बताते हैं कि ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कॉपी बंद करके बैग में रख लो, संतुष्टि होगा कि अब छुट्टी हो जाएगा, फिर तुम हल्ला करोगे। शुरू करें बोलना, सुनिए अब। अभी को खिस्सा कहते हैं, पहले सुनो। एक आदमी किराना दुकान खोलता है और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो, बटखरा का कोई ज्ञान उसको नहीं है। किराना दुकान खोला, अब क्या है कि वो गया कहीं, मतलब दुकान में सारा सामान वामान सजा लिया। अब ग्राहक जब उसके पास आना शुरू किया, तो ग्राहक उसको बोला कि 5 केजी चीनी दीजिए, तो मान लो 5 केजी दे दिया। फिर कहा कि कोई दूसरा बोला कि 500 ग्राम चीनी दीजिए, तो 500 ग्राम चीनी को भी वो 5 केजी ही समझ के मान लो फिर 5 केजी दे दिया। किसी को 40 केजी दे दिया, कोई मांगा 5 केजी, रुपया 5 केजी का लिया, दे दिया उसको 1 केजी। ऐसी स्थिति में उसका दुकान चल पाएगा, क्या होगा। जिसको ज्यादा दे देगा वो तो खुश हो जाएगा, जिसको कम देगा वो लफड़ा देगा उसको, हाँ या ना। नुकसान दोनों स्थिति में है। तो दुकान चलाने के लिए क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, किस चीज का, बटखरा का, किलोग्राम का, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का कुछ हिसाब आना चाहिए, हाँ या ना। मतलब दुकान खोलने के लिए भी पढ़ाई लिखाई जरूरी है, इसीलिए पढ़ लिख रहा है तुम लोग, दुकानें खोलेगा ना आगे चल के। सुनिए अब, खड़ा हो जाओ दोनों, टोपी खड़ा हो। उतना सट के बैठा हुआ है, एगो कान एगो मुंह सटैले है, बतिया, खड़ा हो दोनों। क्या बतिया रहा है, ओ अच्छा, कान में बोल रहा था। हम माइक लगा के हल्ला कर रहे हैं, तुम कान में बोलते हो यार।
अच्छा यही सब नहीं करोगे तो इससे ज्यादा कर क्या सकते हो? अच्छा तुम बोल रहा था रे, अल्ले लपेट लिया तुमको भी, खड़ा हो जाओ तुम भी। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए पहले, आप जो ये बोले कि यही सब करेंगे, आपको क्या लगता है कि यही सब करने के लिए इतना पढ़ा रहे हैं? अरे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया। अब तुमको हम कहेंगे कि तुम मान लो तुम एक गधा हो, बस मान लेगा कि हाँ ठीक है गधा है। ये तो आपकी बुद्धि पर डिपेंड करती है कि जो बातें बोली जा रही है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से संबंधित है। तो चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। हंसी मजाक में पढ़ाई को उड़ाओगे ना, तो पढ़ाई का कभी आज तक कोई हंसी मजाक उड़ा ही नहीं पाया है। कल के डेट में वो आपका हंसी मजाक उड़ाने लगेगा, और जब आपका मजाक उड़ाने लगेगा ना ये, तो फिर आपको समय नहीं देगा संभलने का। बैठ जाइए और ध्यान से रखा कीजिए कि क्लास में खिस्सा नहीं करना है, कोनो कोनो बात पर आपस में भिड़ जाता है। तो जिस तरह से दुकान चलाने के लिए किलोग्राम का, ग्राम का, कुछ हिसाब बारी का नॉलेज होना चाहिए, उसी तरह से केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए दो तीन मात्रक का बहुत बढ़िया ज्ञान होना चाहिए। उसमें एक मात्रक है मोल, और एक मात्रक है ग्राम तुल्यांक। चीजों को तौलने के लिए लोग किलोग्राम, ग्राम का उपयोग करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में चीजों को तौलने के लिए हम ग्राम, किलोग्राम का उपयोग नहीं करते हैं। हम उपयोग करते हैं मोल का, हम उपयोग करते हैं ग्राम तुल्यांक का। तो एक्चुअल में केमिस्ट्री का बंटवारा हम आपको समझाने वाले हैं अब। और वो बंटवारा नहीं समझे ना आप, तो केमिस्ट्री की दुकान आप चला नहीं सकते हैं। ना आप केमिस्ट्री के ग्राहक बन सकते हैं और ना ही केमिस्ट्री के दुकानदार। इसीलिए इन सब चीजों को समझने के लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना अति अनिवार्य है। और वो पढ़ना नहीं, बहुत ढंग से समझना बहुत जरूरी है। और हम आपको यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप इसमें कितनों बढ़िया से समझिएगा, हम आपको उलझा देंगे। इसलिए नेक्स्ट क्लास से आप तैयार रहिएगा। कल सैटरडे है, कल जब आप आइएगा तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका। कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है कि आपको टेस्ट देना ही है। देने का मन हो दीजिए, नहीं देने का मन हो नहीं दीजिए। कोई एक्स्ट्रा फीस इसके लिए सबमिट नहीं करनी है। कल ढंग से आएंगे, खाली टेस्ट देके चले जाएंगे। एगो कागज एगो कलम का आपको काम पड़ेगा। बाद में वो भी कल कागज हम देंगे, कलम आपके पास रहेगा। अभी कागज नहीं है उसका, वो एमआर सीट, तो वो भी हम ही देंगे आपको। कल टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद संडे को छुट्टी रहेगा। मंडे से ये टॉपिक स्टार्ट होगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें आप VVI लगा दीजिएगा। आइए कल टेस्ट के लिए, और उसके बाद, और 1 मिनट रुको, आइए कल टेस्ट के लिए, और संडे को फिर छुट्टी रहेगा। मंडे से मूल कंसेप्ट स्टार्ट होगा।